चलिए बच्चों, बस बातें नहीं बेटा, करते हैं स्टार्ट। और लास्ट क्लास में हमने आपको एक तो कंपोनेंट ब्रेक करना तो सिखा ही दिया है, सीख गए हो ना सभी लोग, या उसमें कोई परेशानी है? अभी कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे सभी लोग, ठीक है ना। और कंपोनेंट ब्रेक करने के साथ साथ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, किस तरफ रिजल्टेंट जाएगा, ये सारी बातें हमने आपको सिखा दी हैं, ठीक है। एक लास्ट डेरिवेशन हमारे पास में इसके अंदर बची हुई है, उस डेरिवेशन को फिनिश करके वेक्टर का काम हमारा ख़त्म और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का काम स्टार्ट, यानी नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस लास्ट डेरिवेशन को पहले हम फिनिश करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने पीछे का वेक्टर नहीं पढ़ रखा है, तो हो सकता है कि डेरिवेशन में थोड़ी समस्या आए उन लोगों को। तो डेरिवेशन आप लोगों के स्कूल एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जिन लोगों ने पहला नहीं पढ़ रखा है, किसी तरीके से वो अपने पीछे का कवर करें और डेरिवेशन को ज़रूर समझें। चाहे आप प्रैक्टिस करके समझो, चाहे आप सही तरीके से अपना उसे कंसेप्चुअली आप समझो, लेकिन कुछ भी करके आपको वो डेरिवेशन याद करनी है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो अपनी कॉपी के अंदर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दूसरा नाम है इसका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा नाम है बेटा इसका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिख दिया है। तीसरा नाम है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ, इनमें से किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब लिखिए इसके अंदर आप लोग, लेट अस एज्यूम टू वेक्टर A and B, let us assume two vector A and B with making an angle of, with making an angle of, with making an angle of theta, with making an angle of theta from each other, from each other, with making an angle of theta from each other, ठीक है। देखो बेटा, बात सुनना ध्यान से। एक वेक्टर है हमारे पास में ये, ठीक, दूसरा वेक्टर है हमारे पास में ये। इस वेक्टर का जो नाम है बेटा वो हम लोगों को दे रखा है A, ये है हमारे पास में A, और ये वेक्टर है हमारे पास में B, और इनके जो बीच का एंगल हम लोगों को दे रखा है वो है थीटा। एक हमारे पास में A है, दूसरा हमारे पास में B है, और इनके जो बीच का एंगल है वो हमें थीटा दे रखा है। अब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना स्टूडेंट, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में जाएगा, कहीं यहाँ पर, कहीं भी जा सकता है, इनके बीच में जाएगा ऐसे। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में जाएगा कुछ इस तरीके से। एक वेक्टर A है मेरे पास में, एक वेक्टर B है, उन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा, और बेटा जो रिजल्टेंट है हमारा वो कहलाएगा R, जो रिजल्टेंट है हमारा वो कहलाएगा R। हमने रिजल्टेंट को नाम दिया है R। अब आप एक बात देखिए, अगर ये वेक्टर हमारे पास में B है ना स्टूडेंट, तो इसके सामने यहाँ पैरेललोग्राम की जो साइड में बनाऊंगा बेटा, ये भी हमारी B ही कहलाएगी। समझ आ रही बात? और अगर ये वेक्टर A है मेरे पास में, तो यहाँ पर जो मैं साइड बनाऊंगा ये भी हमारे पास में A ही कहलाएगा बेटा, यानी ये साइड हो जाएगी इसके इक्वल। समझ आ रही बात? और ये साइड हो जाएगी इसके इक्वल। आप पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी जानते ही हैं, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में कैसे होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं भाई, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हम ये कह सकते हैं कि एक साइड हमारे पास में बन गई है यहाँ पर ये, एक साइड हमारे पास में बन गई है यहाँ पर ये, और एक साइड है हमारे पास में ये। अगर इसका नाम बेटा हमारे पास में A है तो इसका नाम भी होगा A, और इसका नाम अगर B है तो ये भी होगा हमारे पास में B। बताइए समझ पा रहे हो क्या? एक वेक्टर मेरे पास में A था, एक वेक्टर B था, रिजल्टेंट इनके बीच में गया, ये B है तो ये भी B कहलाएगा, और ये A है तो ये भी A कहलाएगा। समझ आ रही है बात? अब मैंने हल्का सा ना बेटा कंस्ट्रक्शन किया। देखो क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इस वेक्टर को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दिया, कुछ ऐसे। ये जो B वाला वेक्टर था इसे मैंने हल्का सा आगे बढ़ा दिया और ऊपर से इसे यहाँ ज्वाइन करा दिया नीचे। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ हमारे पास में जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। अब आप देखो, अगर ये एंगल पूरा आपके पास में थीटा है स्टूडेंट, तो ये एंगल भी होगा थीटा, क्योंकि ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल रहता है, पैरेलल। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास में थीटा होगा। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ बेटा। अब मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। इस पॉइंट को मान लिया है हमने M, इसको मान लिया है N, इसे मान लिया है O, इसे मान लिया है T, और इस पॉइंट को हमने मान लिया है X। नेमिंग कर दी हमने, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इस फिगर में आपको एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखाई देगा। इस पूरे फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। कौन सा है वो राइट एंगल ट्राइंगल? जरा गौर से देखिएगा। आपको इस पूरे फिगर में ऐसे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखाई देगा बच्चों। दिख रहा है कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल। बताइए इस पॉइंट का नाम क्या है आपके पास में? M। बेटा इस पॉइंट का नाम क्या है? O। उस पॉइंट का नाम क्या है? T। यहां से लेकर यहां तक की साइड का नाम क्या है? R। बेटा क्या नाम है? यहां से लेकर यहां तक की साइड बताइए कितनी होगी आपकी? ये साइड कितनी होगी? ये पूरी साइड कितनी होगी? बेटा यहां तक कितना है बताइए? हमें चाहिए यहां से यहां तक, हमारे पास में सिर्फ इतना है। हमें ये वाला पोर्शन भी चाहिए। अब ये पोर्शन हमें कैसे मिलेगा? जरा ध्यान दीजिएगा, पेज वेज टर्न मत करो, यहाँ देखो ध्यान से बिल्कुल। अब देखो जरा, मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का नाम आपने सबने सुन रखा होगा, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, TNO। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन ट्राइंगल TNO। बेटा TNO ट्राइंगल की बात हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू रहेगी परपेंडिकुलर यानी TO अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा ये है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है A। बताइए TO कितना निकल कर आएगा आपके पास में? TO निकल कर आएगा A साइन थीटा। TO की वैल्यू निकल गई हमारे पास में A साइन थीटा। अब हमें चाहिए इतनी वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। बताओ इस ट्राइंगल में यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे बेस। अरे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर तो आता है हमारा साइन थीटा में, इसीलिए हमने साइन थीटा ले लिया। और यहां से लेकर यहां तक की ये जो वैल्यू है इसे हम लोग बोलते हैं बेस। और बेस काहे में आता है? बेस आता है कॉस थीटा में। काहे में आता है? तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा को? जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्यों भाई क्या लिखने वाले हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये है बेस हमारे पास में, और हमारे पास में हाइपोटेनियस है ये पूरा। बताओ है या नहीं है? बेस है N से लेकर O तक, NO, और हाइपोटेनियस है A। तो बेटा NO की वैल्यू निकल गई मेरे पास में A कॉस थीटा। अब आप देखो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, बेटा यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? अरे बताइए, ये वैल्यू है B, और ये वैल्यू निकल कर आई है A कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी निकल कर आई है?
तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, b प्लस ए कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? ये एंगल कितने डिग्री है आपके पास में, और ये कितना हो गया आपके पास में, a साइन थीटा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा काम ऐसा है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो रही है, जिसमें ज्योमेट्री भी यूज़ हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ हो रही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है, डेरिवेशन में कई सारे टर्म यूज़ में आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार मैं और बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे सीख लेना है कि एक बार में ही आप अच्छे से डेरिवेशन को कर पाओ, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हमें एक वेक्टर दे रखा है यहाँ, बेटा दिख रहा है वेक्टर सभी लोगों को? एक वेक्टर मुझे दे रखा है यहाँ पर, एक वेक्टर ये दे रखा है मुझे यहाँ, रिजल्टेंट मुझे दे रखा है यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास में रिजल्टेंट। बोलो समझ आ रही है क्या बात? मैंने इस वेक्टर को नाम दिया स्टूडेंट ए। क्या नाम दिया बेटा? इस वेक्टर को मैंने नाम दिया बी। इन दोनों के बीच का एंगल मुझे दे रखा है थीटा, रिजल्टेंट हो गया आर। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, और आर की वैल्यू काहे के टर्म में निकालनी है? ए के टर्म में निकालनी है, बी के टर्म में निकालनी है। यानी आर की जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी, उसमें ए होना चाहिए, उसमें बी होना चाहिए, उसमें थीटा होना चाहिए, ये सारे टर्म उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, हमने क्या किया बेटा, बी के जस्ट सामने हमने एक वेक्टर यहां लेट कर दिया। ये बी के जस्ट सामने एक वेक्टर हम लोगों ने मान लिया, और ए के जस्ट सामने एक वेक्टर हम लोगों ने यहां मान लिया। समझ आ रही बात? बी के जस्ट सामने जो वेक्टर हम लोगों ने माना है, ये क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास में, बी। और ए के जस्ट सामने जो वेक्टर हम लोगों ने माना है, ये क्या कहलाएगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? अब हमने क्या किया बच्चों, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया यहां से, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर को यहां से ऐसे आगे बढ़ाया, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये हमने हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर दिया अपनी तरफ से, साइड को आगे बढ़ा दिया, ऊपर से यहां मिला दिया। अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग, कौन से किनारे को हम क्या कहेंगे बेटा? देखो, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है M, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है N, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है O, ये हो गया हमारे पास में T, और ये हो गया हमारे पास में X। हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया? ओके, इसके बाद हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिख दिया मैंने इसे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास में इस डायग्राम के अंदर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस क्या है, जरा देखो। उस राइट एंगल ट्राइंगल का भाई बेस है हमारे पास में ये M से लेकर O तक। बोलो है या नहीं है? उस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या है? उस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है ये M से लेकर T तक। बेटा कहाँ तक? M से लेकर T तक। उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास में? ये। बोलो समझ आया नहीं आया? बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? इतना सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से बोलो। मैंने फर्स्ट डे आप लोगों से एक बात कही थी, उसे कभी मत भूलना कि जब तक क्लियरिटी ना आए, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, आगे नहीं बढ़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियरिटी आएगी, टाइम को आप अपने आप कंज्यूम कर लोगे, चीज़ें शॉर्ट टाइम में होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप लोगों के अंदर क्लियरिटी आती चली जाएगी। और अगर कहीं फंस गए, कहीं दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई, फिर फंसते चले जाओगे आप लोग। तो पहले बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियरिटी लेकर आना अच्छे से। ठीक है, अब आप देखो बेटा, इस पॉइंट का नाम है हमारे पास में M, इस पॉइंट का नाम है हमारे पास में O, इस पॉइंट का नाम है T। बोलिए समझ आया नहीं है? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी कितना बन गया? बन गया थीटा। ठीक है, बताओ हाइपोटेनियस कितने हैं हमारे पास में? अगर हाइपोटेनियस A है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल कर आएगी A साइन थीटा। कितने निकल कर आएगी? और ये जो बेस निकल कर आएगा, बेस, ये कितना निकल कर आएगा? कैसे निकल कर आया? जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया था या नहीं सिखाया था? अगर ये हाइपोटेनियस A है तो ये निकल कर आएगा A साइन थीटा, और ये निकल कर आएगा A कॉस थीटा। आयुष
बताओ बेस कितना हो गया टोटल हमारे पास में? भाई यहां से यहां तक टोटल हो गया हमारे पास में b प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया बेटा हमारे पास में b प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? ओके। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास में? परपेंडिकुलर a साइन थीटा। और ये कितना हो गया? और ये एंगल कितने डिग्री हो गया? बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं इसके? बोलो। और क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है बेटा, ध्यान से जरा सुनिएगा, परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए बताइए हाइपोटेनियस को हमने क्या मान रखा है? यहां रख देंगे हम लोग आर स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। एम ओ को हम क्या लिखेंगे बेटा? बी प्लस ए कॉस थीटा का। और टी ओ को हम क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा का। उम्मीद है कि समझ रहे हो। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर ओपन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है आर स्क्वायर। होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहां बन गया हमारे पास में b प्लस इस पूरे का स्क्वायर बन गया। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सब ने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसका स्क्वायर किया, ये हो गया, इसका स्क्वायर किया, ये हो गया, और 2ab ये हो गया, और इसका स्क्वायर किया, ये हो गया। अब बताओ जरा, ये इस टर्म में और ये वाला जो टर्म है, बताओ ये दोनों टर्म प्लस में है या नहीं है? तो हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बेटा? ए स्क्वायर। और अंदर बचेगा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बढ़िया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? तो हमारे पास में बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। लो साहब, ये निकल गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। बोलो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब कैसे हमने डेरिवेशन को सॉल्व किया है, कौन कौन से स्टेप हमने अप्लाई किए हैं, इसकी पूरी जानकारी और पूरी क्लियरिटी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेक्टर बनाया b, एक वेक्टर a, इनके बीच का एंगल थीटा, ये रिजल्टेंट, ये b है तो ये भी b होगा, ये a है तो ये भी a होगा। हेमलता बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ अच्छा वंशिका, अच्छा हेमलता नहीं है। ये a है तो ये कितना होगा बेटा? a। क्लियर? और आपका नाम है हेमलता। ये b है तो ये भी कितना होगा? b। और रिजल्टेंट कितना हो गया है हमारे पास में? r। बोलिए क्लियर है या नहीं? ठीक है, उसके बाद में हमने ये ट्राइंगल यहां से उठाया, ये a साइन थीटा। थोड़ा बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, डेरिवेशन कराते हैं तो याद रहता है, थोड़ा सा इधर उधर घर निकल गए तो भूल गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि b प्लस ए कॉस थीटा कहाँ से आया, क्योंकि मुझे राइट एंगल्ड के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए होगा, यहाँ तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये मैंने बेस कैसे निकाला है? बेस मैंने निकाला है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री में खूब दबा के आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ा या नहीं पढ़ा? भले ही एग्जाम ना दिए हो, कम से कम पढ़ तो रखा ही है आप लोगों ने। तो ये आ गया आपके पास में a cos थीटा, बेस बन गया हमारे पास में b प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया r, ये हो गया a साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बोलो समझ आ गया है क्या? अब अगर डेरिवेशन को लंबे समय तक याद करना चाहते हो तो कल के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है कि 3 बार डेरिवेशन को रिपीट करके लेकर आना है। जब डेरिवेशन को रिपीट करोगे ना तो वो अपने आप बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर। समझ आ गई बात? 3 बार रिपीट करना है आप लोगों को। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए इसके अंदर से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है।
लकी क्लियर हो गया बेटा? बाकी सभी को पीछे अंशेप, हाँ पूछो। नहीं डायगोनल नहीं बना रहा हूँ मैं, डायगोनल तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, ठीक है नहीं, डायगोनल तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि ये अगर बी बड़ा होगा तो बी की तरफ जा सकता है, समझ रहे हो आप, और अगर ए बड़ा होगा तो ये ए की तरफ जा सकता है, लेकिन जहां भी ये जाएगा ना ये ए वाले के हेड से जाकर मिलेगा वहां पर। नहीं समझे आप मेरी बात? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक सेकंड के लिए देख लो जरा। जैसे मान लो ए वेक्टर छोटा है, इसकी जो लंबाई है वो इसे बता रही है कि ये छोटा वेक्टर है, ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है हमारा ये बड़ा है, दिख रहा है? बताओ रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ जाएगा। ये बना दिया बेटा मैंने रिजल्टेंट, ये बना दिया मैंने रिजल्टेंट, अभी भी सही से नहीं बना, ये बना दिया मैंने रिजल्टेंट बी। ये बना दिया, समझ आ गई बात? अब ये क्या है ए, तो जस्ट ए वेक्टर हमारे पास में यहां बन जाएगा इसके सामने, यानी ये जो रिजल्टेंट जाकर खत्म होगा ना, ये जो ए वेक्टर इसके सामने जो मैं बनाने वाला हूं ये इसके हेड पे जाकर खत्म होगा यहां पर। आगे समझ में? अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देखो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है। ये वाला जो ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल ऑफ एडिशन का कोई रूल नहीं है इसके अंदर, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हम लोगों ने, ठीक है नहीं। दूसरी बात अगर आप देखोगे ना तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास में बना है, भाई मान लो एक वेक्टर इधर है हमारे पास में, एक वेक्टर इधर है हमारे पास में, ये जो रिजल्टेंट मैंने बनाया है यहाँ पर, अगर आप इसे यहाँ से ज्वाइन कराओगे, ठीक है, तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हल्का सा इसे यहाँ से आगे बढ़ा दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, जिससे कि हमारा ये पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन सके। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया है? ठीक है, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? सबने कर लिया है? सबको क्लियरिटी है इसमें? आर्यन जी, हाँ कुछ प्रॉब्लम है? हाँ कर लो, जल्दी से कर लो। डायग्राम मत करना नोट, सिर्फ ये करना है नोट, डायग्राम तो आगे आ जाएंगे, ठीक है। आपको सर समझ आ गया? चलिए देखो आगे, नोट करिए जल्दी से अभी से फटाफट। हाँ बेटा बढ़े आगे, सबको समझ आ गया ना? गुड। तो इसके साथ वेक्टर का काम हो गया हमारा फिनिश। अगर आप वेक्टर के स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे और जितना मैंने वेक्टर के अंदर पढ़ा रखा है, अगर किसी बच्चे ने देख रखा हो, मुझे नहीं लगता कि वेक्टर में उसे जीवन भर कोई समस्या आएगी। इतना बढ़िया तरीके से वेक्टर मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया, हर तरीके का सवाल, हर तरीके का कंसेप्ट वेक्टर में मैंने आपको बता दिया। जिस बुक से चाहो वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। वेक्टर पूरा आपका फिनिश हो चुका है, वेक्टर फिनिश हो चुका है, यूनिट मेजरमेंट एरर फिनिश हो चुका है और फिजिकल वर्ल्ड आपका फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? ठीक है, चलिए
बेटा यहाँ से जो हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है, इस यूनिट का नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, आगे ये समझ लो कि बस 2 ही यूनिट बच रही है हमारे पास में पूरे सिलेबस के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी 2 यूनिट बची हुई हैं। एक के अंदर तो कम से कम 10 चैप्टर आएंगे, एक के अंदर कम से कम 4 चैप्टर आएंगे। एक यूनिट का नाम है मैकेनिक्स और एक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम बात करेंगे किसी भी तरीके के मोशन की, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम बात करेंगे हीट की, टेम्परेचर की, कैसे हीट देते हैं, कैसे हीट लेते हैं, कैसे गर्म करते हैं, कैसे ठंडा करते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। तो मैकेनिक्स पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन है, इससे बड़ा पोर्शन कोई है ही नहीं। यानी आप ये समझ लो कि अगर 100% फिजिक्स है, उस 100% फिजिक्स में 40% काम मैकेनिक्स का है। सबसे बड़ी यूनिट है ये, सबसे बड़ी यूनिट 11th और 12th दोनों को मिलाकर। अब मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप जरा समझिए। बेटा ये जो मैकेनिक्स वर्ड है, ये निकल कर आया है मैकेनिकल से। मैकेनिकल को हमने छोटा मोटा करके मैकेनिक्स बना दिया, और मैकेनिकल का जो मतलब होता है सही मायने में वो होता है चेंज। मैकेनिक्स का जो मतलब है वो सीधे तौर पर है चेंज। जब आप किसी भी तरीके का चेंज करते हैं, किसी भी तरीके का चेंज करते हैं, चाहे वो कैसा भी चेंज क्यों ना हो, आप मार्कर को बेंड करके मार्कर को ऐसा कर दो, आप मार्कर को तोड़ दो, आप मार्कर को फेंक दो, आप मार्कर को ऊंचाई पर फेंक दो, आप कुछ भी कर दो, ये चेंज कहलाएगा। और इस चेंज की स्टडी को हम डालेंगे मैकेनिक्स की कैटेगरी में। यानी मैकेनिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है मैकेनिकल से, और मैकेनिकल का मतलब है चेंज से, यानी बदलाव से। जब आपको कहीं भी किसी भी तरीके का चेंज दिखाई दे तो वो आपका मैकेनिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फैन को घुमाना स्टार्ट कर दूं तो आप कहोगे कि सर फैन ने घूमना स्टार्ट कर दिया। फैन की जो स्ट्रिप्स हैं, जो फैन की ये ब्लेड्स हैं, ये अपनी जगह से घूम रहे हैं, यानी अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले ब्लेड यहाँ था, अब ब्लेड यहाँ है, अब ब्लेड यहाँ है, अब ब्लेड यहाँ है, चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पंखे का ये जो घूमना है ना बेटा, ये भी मैकेनिक्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो आप समझ लीजिए ध्यान से अच्छे तरीके से, किसी भी तरीके का मोशन, किसी भी तरीके का चेंज यानी बदलाव, ये सब आपका मैकेनिक्स के अंदर आने वाला है। मैकेनिक्स को सबसे पहले जो ओरिजिनेट किया था, बहुत पहले, ये समझ लो कि आप अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st, 3rd सेंचुरी की बात है। एरिस्टोटल का नाम सुना है कभी किसी ने? एरिस्टोटल, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सबको एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, नहीं, एरिस्टोटल को सब कुछ बोलते हैं। अब एरिस्टोटल उस समय साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, उस समय होते थे फिलोसफर। ठीक है, नहीं, अपनी बात को कह दी बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिक्स का जो ओरिजिनेटर है, मैकेनिक्स का जो इन्वेंटर है, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले मैकेनिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। अब पहले मुझे आप ये बताइए कि मैकेनिक्स का मतलब सभी लोगों को समझ आया या नहीं आया? आ गया सभी लोगों को समझ में? अच्छा बेटा, अब मैंने मैकेनिक्स को डिवाइड कर दिया है 3 पोर्शन में। नंबर 1, सबसे पहले को हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स। नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। और नंबर 3 को हम बोलते हैं डायनामिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, हमने मैकेनिक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स भी बोलते हैं, काइनेटिक्स भी इसे बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम इसका लिख देते हैं, काइनामेटिक्स है इसका पूरा नाम। काइनामेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। हम सबसे पहले बात करते हैं काइनामेटिक्स की। बेटा काइनामेटिक्स है का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ रेस्ट। जैसे मैं आपके सामने अभी रुका हुआ हूँ, रेस्ट में खड़ा हूँ, तो मेरी जो पोजीशन की स्टडी है उसे हम काइनामेटिक्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसे भी हम डालेंगे काइनामेटिक्स की कैटेगरी में। यानी रेस्ट की स्टडी करना या मोशन की स्टडी करना, चाहे वो मोशन कैसा भी क्यों ना हो रहा हो, उसे हम काइनामेटिक्स की कैटेगरी के अंदर डालने वाले हैं। सो स्टडी ऑफ रेस्ट एंड स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनामेटिक्स, वो हमारा काइनामेटिक्स कहलाएगा। नंबर 2 पर बेटा हमारे पास में आता है स्टैटिक्स। यहाँ रेस्ट की हमने अलग से ही एक यूनिट बना दी। काइनामेटिक्स में हम रेस्ट भी पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स में हम मोशन भी पढ़ेंगे। अब रेस्ट के लिए हमने अलग ही यूनिट तैयार कर दी। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी,
और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट, अपनी पोजीशन पर फिक्स हो। अगर कोई बॉडी एक पोजीशन पर फिक्स है, फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो, मार्कर मेरे हाथ पर फिक्स है, मोशन तो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, कौन सी कैटेगरी में डालोगे? स्टैटिक्स की कैटेगरी में डालोगे। इस मार्कर की स्टडी को हम स्टैटिक्स का नाम देंगे। बताइए समझ आ गई क्या बात आप लोगों को? और नंबर 4 पर आता है डायनामिक्स। बच्चों डायनामिक्स का मतलब हर तरीके के मोशन से है। हर तरीके के मोशन का मतलब है कि मोशन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी फिसल कर आगे बढ़ती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी घूमकर आगे बढ़ती है उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। समझ में आ रही बात? अगर कोई बॉडी स्लाइड करके आगे बढ़ रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है, और अगर कोई बॉडी घूमकर आगे बढ़ रही है उसे हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। इन सारे मोशन को हम डालते हैं डायनामिक्स की कैटेगरी के अंदर। यानी आप ये समझ लीजिए, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ रेस्ट एंड स्टडी ऑफ मोशन। रेस्ट और मोशन दोनों की स्टडी काइनेमेटिक्स में आएगी। यहाँ बहुत डीप में नहीं जाते हैं हम लोग, बहुत ऊपर ऊपर से बात करते हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को? स्टैटिक्स बहुत डीपली जाकर पढ़ेंगे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है। समझ आ रही बात? तो जितनी भी स्टेशनरी बॉडीज हैं, जितनी भी रुकी हुई बॉडीज हैं, उनकी जो स्टडी होगी वो हमारी कहलाएगी स्टैटिक्स में। और डायनामिक्स में मैंने आप लोगों से क्या कहा कि बेटा मोशन खाली एक तरीके का नहीं होता है। मोशन हम कितने तरीके के पढ़ते हैं? हम 2 तरीके के मोशन पढ़ते हैं। एक मोशन कहलाता है बिना रोल किए हुए फिसलकर आगे की तरफ जाना, इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग मोशन। और जब कोई बॉडी रोल करके आगे की तरफ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोलिंग मोशन यानी किसी भी तरीके का मोशन, भाई जैसे आप अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कोई भी 4 व्हीलर को आप देखते हो तो उसके अंदर व्हील्स लगे रहते हैं। क्या वो फिसल कर आगे जा रहे हैं? नहीं, वो तो घूम कर आगे जा रहे हैं। वो मोशन हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रोलिंग मोशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड के ऊपर ऐसे लेकर जाता हूँ, क्या आप इसे रोलिंग मोशन कहोगे? नहीं, आप इसे स्लाइडिंग मोशन कहोगे। तो ये सब हमारा आने वाला है डायनामिक्स की कैटेगरी के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि मैकेनिक्स आप समझ गए होंगे कि मैकेनिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है मैकेनिकल से, जिसका मतलब है चेंज। मैकेनिक्स का जो ओरिजिनेशन किया था, मैकेनिक्स के जो फाउंडर हैं, मैकेनिक्स के ऊपर सबसे पहले जिन्होंने काम किया था उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने मैकेनिक्स के ऊपर काम किया है। मैकेनिक्स की बेसिकली हमारे सामने 3 ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। समझ में आ गई बात? अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा काइनेमेटिक्स की। हम सबसे पहले जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास में काइनेमेटिक्स। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स की। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैं अपने आप लिखवाऊंगा आप लोगों को, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। भाई मैंने आप लोगों से क्या कहा बेटा, काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में एक तो हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, काहे के बारे में, और एक हम काहे के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। एक हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, एक हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। समझ आ रही बात? ये हमारा काइनेमेटिक्स कहलाएगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जब कोई बॉडी एक ही जगह रहे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। पिछले आधे घंटे से आप लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, आप लोग अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग रेस्ट में हैं। लेकिन पिछले आधे घंटे में मेरी पोजीशन कई बार चेंज हो चुकी है, कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं यहाँ हूँ। समझ आ रही बात? मैं अपने आप को रेस्ट में नहीं कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा मोशन होता है हमारे पास में यहाँ 3 टाइप्स का। एक को हम बोलते हैं 1D मोशन, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम 1D मोशन भी है और उसका नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी है। 1D का मतलब होता है एक लाइन। समझ में आ रही बात? 1 डायमेंशन मोशन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब भी यही है कि एक लाइन में आप लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले मोशन में जो हमारे सामने आएगा बेटा वो आएगा 1D मोशन। इसका दूसरा नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो वो हमारा 1D मोशन आता है। समझ आ रही बात? यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 1D मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट। आप लोगों को पता है कि 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास में होते हैं 3D में, x होता है, y होता है, z होता है। जब खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसे हम डालते हैं 1D मोशन की कैटेगरी में। यानी बॉडी जाए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में,
चाहे वो स्ट्रेट लाइन इस तरफ हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन इस तरफ हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कैसे भी हो, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी वो हमारा 1D मोशन कहलाएगा। जब बॉडी जाती है बेटा 2 डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन में जाती है, उसे हम बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं? अब आप देखिए ध्यान से, मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। जैसे एक डायरेक्शन तो है मेरे पास में ये, और एक डायरेक्शन है मेरे पास में ये। जब बॉडी आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी जाए, समझ में आ रही बात? बॉडी आगे तो जाए ही, आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी जाए, यानी 2 डायरेक्शन एक साथ कवर करे बॉडी, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। और जब बॉडी तीनों डायरेक्शन एक साथ कवर करे, यानी बॉडी इधर भी जाए, बॉडी ऊपर भी जाए और बॉडी इस तरफ भी जाए, समझ आ रही बात? जब बॉडी एक साथ तीनों डायरेक्शन को कवर करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं 3D मोशन। क्या बोलते हैं? अब इन तीनों के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम 1D मोशन की कैटेगरी में, ठीक है भाई? 1D मोशन के तो आप 1000 एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। ट्रेन कैसे डायरेक्शन में मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में। सो मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक, जो ट्रेन का मोशन है ट्रैक पर, वो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। बोलिए समझ आया नहीं आया? ठीक है। या आप कह सकते हो कि भाई मैं बिल्कुल सीधा यहाँ से वहाँ तक जाऊँ, बिल्कुल सीधा यहाँ से वहाँ तक, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलिए समझ आ गई बात? तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई भी एग्जाम्पल आप उठाकर दे दो जहाँ बॉडी सिर्फ एक सीधी लाइन में जा रही है, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग 2D मोशन पर। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप सोचकर बताइएगा कि और क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई 2D मोशन की डेफिनेशन ये है, एक साथ बॉडी 2 डायरेक्शन में जानी चाहिए। बॉडी अगर आगे जा रही है तो ऊपर भी जानी चाहिए, या बॉडी अगर इधर जा रही है तो इधर भी जानी चाहिए। जब एक साथ 2 डायरेक्शन कवर होती हैं वो हमारी 2D मोशन कहलाती है। एक बात बताना बेटा, मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका, ऐसे ऐसे, ठीक है? अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकने पर ये मार्कर आगे जाएगा? अरे बोलो जाएगा? अगर मार्कर को ऐसे फेंकता हूं आगे तो डेफिनेटली जाएगा, और ऊपर भी जाएगा या नहीं जाएगा? या सिर्फ आगे आगे जा रहा है? ऊपर भी जा रहा है। अगर मैं मार्कर को ऐसे फेंकता हूं ना बेटा, ऐसे, तो देखो आप ध्यान से, मार्कर आगे तो जा ही रहा है, आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। कुछ देर में मार्कर यहां से फेंके जाने पर यहां पहुंच गया। अरे पहुंच गया यहां पर? बोलो कितना आगे पहुंच गया? इतना आगे पहुंच गया, पहुंच गया इतना आगे। और कितना ऊपर पहुंच चुका है? इतना ऊपर पहुंच चुका है। अरे बोलिए, बताओ 2 डायरेक्शन कवर हुई है या नहीं हुई है? मार्कर आगे भी गया है और मार्कर ऊपर भी गया है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इसे हम लोग नाम देंगे 2D मोशन। क्या नाम देंगे बेटा? जहां एक साथ 2 डायरेक्शन कवर होती हैं वो हमारा 2D मोशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे आप देखो, मान लीजिए, आप ध्यान से बिल्कुल गौर से करके देखिएगा भाई। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास में ये x, ये y और ये है z। एक बॉडी हमारे पास में यहाँ है, ठीक है? समझ आ रही बात? कुछ देर में ये बॉडी यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गई, ठीक है? आप मुझे बताइए कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है? सोचकर जवाब दीजिएगा कि कौन सा वो मोशन है, 1D मोशन है या 2D मोशन है। देखो, बॉडी यहाँ से चलकर बेटा यहाँ पहुँच गई है, बॉडी यहाँ से चली और यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गई। बॉडी आगे कितना गई है? बॉडी इतना आगे गई है। बॉडी यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, तो इतना आगे चली गई या नहीं चली गई? बॉडी नीचे आई है या ऊपर गई है? यहाँ से यहाँ कितना नीचे आ गई है? बोलो इतना नीचे आ गई है या नहीं आ गई है? तो कितने एरो के साइन आ रहे हैं? 2। बॉडी आगे तो गई ही है, आगे जाने के साथ साथ बॉडी नीचे भी गई है। तो ये हमारा काहे का एग्जाम्पल हो गया? ये हमारा 2D मोशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गई बात? जब तीनों डायरेक्शन एक साथ चेंज होती हैं, तीनों की तीनों डायरेक्शन एक साथ चेंज हो रही है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3D मोशन। क्या बोलते हैं? 3D मोशन।
बात समझ में आ रही है? ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं बेटा 3D मोशन। अब सोचिए कि 3D मोशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भाई अर्थ के बाहर तो स्पेस ही स्पेस है, पूरा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, स्पेस है, और स्पेस के अंदर कोई भी मोशन हमारा हमेशा 3D मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? स्पेस के अंदर कोई भी मोशन हमेशा हमारा 3D मोशन होता है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग, हमेशा 3D मोशन होता है। वैसे तो इस रूम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, मैं अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर हम कोई ऐसा गॉगल या कोई ऐसा माइक्रोस्कोप लेकर आ जाएं जिससे कि हम रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल को देख पाएं, रूम के अंदर गैस है ना, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ से सांस ले पाते? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, सारी गैसेस यहाँ मौजूद हैं। वो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा रेंडमली मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं? और ऐसे मोशन करते हैं कि एक साथ तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है, जेड भी चेंज होता है। इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है ना बेटा, वो हमेशा 3D मोशन होता है। क्या मोशन होता है? बोलिए कैसा मोशन होता है? हमेशा 3D मोशन होता है। अब आप बताइए कि मैकेनिक्स से आप लोगों ने क्या समझा है? मैकेनिक्स वर्ड कहाँ से बना है? मैकेनिकल, और मैकेनिकल का मतलब क्या है? चेंज। जब आप किसी भी तरीके के चेंज को पढ़ते हैं तो आप मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 3, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स और डायनामिक्स को अभी भूल जाओ, अभी फोकस करो काइनेमेटिक्स पर। काफ़ी बड़ी यूनिट है काइनेमेटिक्स, 3 से 4 चैप्टर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है, जो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास में आता है, हमने काइनेमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकेंड इज, भाई रेस्ट तो हम समझते हैं यार, समझते हैं ना रेस्ट। हालांकि रेस्ट की डेफिनेशन भी कई मायनों में यहाँ बदल जाएगी, बहुत बुरी तरीके से रेस्ट की डेफिनेशन बदल जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्यूबलाइट रेस्ट में है। आप देखो, दिख रहा है आपको ट्यूबलाइट रेस्ट में है, लेकिन आप इसे कह नहीं सकते हो कि ये ट्यूबलाइट रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ एक पंगा फंस जाता है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने देखने का नज़रिया। आप कहाँ से इस ट्यूबलाइट को देख रहे हो, कहाँ से आप, जैसे मान लो कि ये लड़की बैठी है ज्योति, ये खुद भी बैठी है, ये हमारी ट्यूबलाइट भी बैठी है। ज्योति भी रेस्ट में है, ट्यूबलाइट भी रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में रहकर इस ट्यूबलाइट को देखेगी तो ये ट्यूबलाइट इसे रुकी हुई दिखाई देगी, दिखाई देगी रुकी हुई। बोलो समझ में आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, तो ज्योति बैठी बैठी ये कह सकती है कि ट्यूबलाइट रेस्ट में है। लेकिन अगर ज्योति चलना स्टार्ट कर दे और चलते चलते ये ट्यूबलाइट को देखे, समझ में आ रही बात, तो ट्यूबलाइट इसे पीछे जाती हुई दिखाई देगी, जाती हुई दिखाई देगी नहीं, क्योंकि जो आदमी दूसरी चीज को देखता है ना, वो अपने आप को कभी मोशन में नहीं मानता। यही पंगा है यार फिजिक्स का। मतलब इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आप चीज़ों को कितना इमेजिन कर पाते हैं, कितना सोच पाते हैं। जितना आप सोच पाओगे उतना अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को समझ पाओगे। मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ ना, तो मैं अपने रेस्पेक्ट में जब आप लोगों को देखूंगा तो मैं कभी ये ना मानूंगा कि मैं मोशन में हूँ। मैं हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानकर चलता हूँ। कहाँ में मानकर चलता हूँ? अगर मैं चलते चलते, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ट्यूबलाइट से इस ट्यूबलाइट तक चलते चलते मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं खुद ये मान रहा हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ। और जब मैंने आप लोगों को देखा तो आप मुझे पीछे जाते हुए दिखाई दिए। भले ही दुनिया को दिख रहा है कि आप रेस्ट में हैं और मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि जो देख रहा है ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं, सारा मामला उसके ऊपर मैटर करता है। समझ आ रही बात? यही फिजिक्स की वो थ्योरी है जो आप लोगों को दूसरों से अलग बनाएगी। फिजिक्स को देखने का जो नज़रिया है आपको, वो बिल्कुल अलग अप्रोच से आप लोगों को फिजिक्स को देखना है। मतलब कोई बच्चा अगर कहेगा, मान लो तीसरा आदमी है, अंशिव बैठा है वहाँ पर, ठीक है, पूरी क्लास यहाँ पर बैठी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो अंशिव कहेगा कि सर आप तो मोशन में हो, आप कहाँ से रेस्ट में हो? अगर अंशिव आप लोगों को देखे, वो बच्चा आप लोगों को देखे, आप तो बैठे हुए हैं और मैं चल रहा हूँ, तो वो बच्चा मुझे देखकर ये कहेगा कि सर आप तो चल रहे हो, आप तो मोशन में हो, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं ये सब रेस्ट में है। लेकिन मैं अपने नज़रिए से, जब अंशिव अपने नज़रिए से बिल्कुल सही है, अंशिव अपने अकॉर्डिंग, इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंशिव अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाऊंगा, जब मैं अपने हिसाब से देखूंगा, तो मैं कहूंगा कि भैया मैं भले ही चल रहा हूं लेकिन मैं तो अपने आप को मोशन में मानूंगा। मतलब मैं भले ही चल रहा हूं लेकिन मैं अपने आप को रेस्ट में मानूंगा। जब मैंने अपने आप को रेस्ट में माना तो जितने भी स्टूडेंट थे वो सब मुझे पीछे जाते हुए दिख रहे थे। समझ में आ रही बात?
तो इसमें मैटर करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में उस फिनोमिना को देख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और एक तीसरा बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा है जो ट्रेन को जाता हुआ देख रहा है। समझ में आ रही बात? अब वो जो तीसरा बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा है, वो बाहर खड़े होकर जब ट्रेन के अंदर बैठे हुए उन दोनों बंदों को देखेगा तो बाहर वालों के रेस्पेक्ट में, यानी वो जो बाहर वाला बंदा खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों क्या कर रहे हैं? आयुष तुम बताओ क्या कर रहे हैं? मोशन में है। वो ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और जब वो ट्रेन के अंदर बैठकर एक दूसरे को देखेंगे तो रेस्ट में है नहीं है? और जब वो ट्रेन से बाहर उस बंदे को देखेंगे जो बाहर खड़ा हुआ है, वो उन्हें कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? और वो बाहर वाला कहेगा यार मैं तो रेस्ट में हूं, लेकिन वो जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो से तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो यही सारी कहानी है जो आप लोगों को समझनी है। मतलब कभी आइंस्टाइन ने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, अगर फिजिक्स को हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें कि फिजिक्स क्या है, तो क्या तो फिजिक्स को हम ये कहेंगे कि फिजिक्स एनर्जी है। फिजिक्स और कुछ नहीं है, फिजिक्स सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी को ही फिजिक्स कहोगे आप, या फिजिक्स को आप कहोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नजरिया। आप किसके रेस्पेक्ट में किसे देख रहे हो? जैसे न्यूटन बाबा ने जब इस दुनिया को देखा था उसके रेस्पेक्ट में दुनिया का नज़ारा कुछ और था। जब आइंस्टाइन ने इस दुनिया को देखा तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ और था। जब गैलीलियो ने देखा तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ और। सबकी थ्योरी मैच तो नहीं करती। गैलीलियो की थ्योरी कुछ और कहती है, आइंस्टाइन की थ्योरी कुछ और कहती है, न्यूटन की थ्योरी कुछ और कहती है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हालांकि आज हम बहुत बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। आज तो मैंने आपको बहुत बेसिक काम बताया है कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, काइनेमेटिक्स और क्या, स्टैटिक्स, और फिर काइनेमेटिक्स को हमने कितने पोर्शन में डिवाइड किया? दो, एक रेस्ट और एक, फिर मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन, 1D एक स्ट्रेट लाइन, 2D दो डायरेक्शन, और 3D। बोलो समझ आ गई क्या बात? अब कल हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं ये चाहूँगा, देखो यार एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही थोड़ा आपको मुश्किल लगे लेकिन कोशिश ये करना कि कंसेप्ट के हिसाब से हमें चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ने का बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, और वो तरीका है फॉर्मूलों को रटकर, जो आज तक आप भी करते आए हैं 10वीं क्लास तक। फॉर्मूले रट लिए, सवाल उसके ऊपर आ गया तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया। ये काम हमें 11th-12th में बिल्कुल नहीं करना है। हमें उस कंसेप्ट को समझना है। हो सकता है कि कंसेप्ट एक दिन में समझ में ना आए, 2 दिन में समझ में ना आए, 3 दिन में समझ में ना आए, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो चौथे दिन जरूर समझ में आएगा। और एक बार अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो बस यकीन मानो कि फिजिक्स में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम इस दुनिया को देखने का नज़रिया ही तुम्हारा बदल जाएगा। हर जगह तुम्हें फिजिक्स दिखाई देगी, सब काम अपनी नज़रों से होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और फिजिक्स तुम्हें बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यही बात हम हर साल बच्चों को कहते हैं। पता नहीं कितने बच्चों को, 200-300 बच्चों को हम हर साल यही बात बोलते हैं। सिर्फ अमल में लाते हैं 5 या 6 स्टूडेंट, बाकी बच्चे फिर उसी पुरानी कंसेप्ट पर आ जाते हैं, रटते हैं, डेरिवेशंस को अपना रटा और एग्ज़ाम में लिख कर आ गए। उनके लिए बस इतना ही महत्व है। तो भैया मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, फिजिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मुश्किल पड़ेगा लेकिन समझना है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी शुरुआत के 15-20 दिन के अंदर, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो फिर समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, करोगे इसी तरीके से? चलिए।